तो सीधे जुड़ते हैं हम खान सर से। बहुत बहुत स्वागत है खान सर आपका। और आप, ऐसा लग रहा है कि अब पूरे देश में खान सर के नाम से फेमस हैं और पाकिस्तान से भी बहुत प्यार आपको मिलता है, हम देखते हैं वहाँ से भी। तमाम आपके यूट्यूब कमेंट्स हमने देखे हैं कि वहाँ से लोग आपके चाहने वाले हैं, और मैं खुद भी व्यक्तिगत तौर पर आपको फॉलो करता हूँ। खान सर, आज आपको हमने तकलीफ और आपका समय इसलिए सिर्फ लिया है कि लोगों के बीच में बहुत भ्रम है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे अंचल जहां पर ज्यादातर ग्रामीण आबादी है, वहां पर कोरोना को लेकर के इतना ज्यादा डर है कि अगर कोई छींक भी देता है तो उसे लगता है कि बस 2-4 दिन का मेहमान हूं। हम ये आपके जरिए अपने दर्शकों तक ये चीज पहुंचाना चाहते हैं कि हमें इससे कितना डरना है, कितनी हमें इससे जागरूकता लेनी है, रखनी है, और कैसे हम इससे पार पा सकते हैं। तो आपके कई वीडियो हैं जो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। हम बस ये चाहते हैं खान सर कि आप पहले तो एक हाईलाइट बता दें कि दरअसल ये कोरोना किस तरह से हमारे शरीर में असर कर रहा है और ये है क्या, जो वो आसान शब्दों में लोगों को समझ में आ पाए। सर देखिए, कोरोना एक्चुअली ये हमारे ना रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है, इतना तो सबको पता चल गया। लेकिन सबसे बड़ा चीज क्या है ना कि आजकल लोगों के अंदर एक बहुत इतना बड़ा डर बन गया है ना। इस कोरोना का सबसे बेहतर अगर कोई दवा है तो जैसे लोग कह रहे हैं कि रेमडेसिविर, हम आपके मध्य प्रदेश के न्यूज देख रहे थे, वहां रेमडेसिविर 1 लाख का बिक रहा था। जबकि सबसे बड़ा अगर कोई दवा है तो हमारा आत्मविश्वास। अगर हम ठान लिए कि नहीं हमें इस कोरोना को हराना है, तो हम समझिए कि उसी दिन से हम रिकवर होने लगते हैं। सबसे बड़ा एंटीबॉडी वही है। लेकिन क्या है ना कि हम लोग अगल बगल में इतनी निगेटिव चीजें देख ली है ना कि हमारा शरीर खुद से सिहमने लगता है। जैसे रात के वक्त में अगर हमें किसी नदी के किनारे या किसी जगह अकेले में छोड़ दिया जाए तो हमारा डर जाते हैं, जबकि वहां कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन एक वहम है हमारे शरीर में। वैसे ही इस कोरोना को लेकर भी डरना नहीं है, इससे डट कर सामना करना है। जो जो जरूरी चीजें हैं जैसे सैनिटाइजर का यूज करना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, इसका जरूर पालन करना है। और इसको बचने के लिए अभी क्या है कि जो सेकेंड वेव आ रही है ये कोरोना की सुनामी की तरह है, तो इसको हम सबको मिलकर रोकना है। एटलीस्ट 15 से 20 मई के बीच में अगर हम यहां तक के चेन को रोक देते हैं तो कोरोना देखिएगा उसके बाद अचानक फॉल डाउन करेगा ये। तो खान सर, क्या 15 से 20 मई तक अभी ये कर्व ऐसे ही बढ़ती रहेगी? और अगर हाँ सर, बहुत भयानक बढ़ेगी। आपको बता दें, हम सारे देशवासियों को कहते हैं भाई 15 से 20 मई तक बचा के रखिए। वो एक दिन में 6 लाख के ज्यादा का आंकड़ा पार करेगा ये। और बहुत तेजी से डिक्लाइन करेगा। जे कर्व बनाएगा तुरंत गिरेगा। सेकेंड वेव को ऐसे ही देखा गया। अगर आप ऐसे 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू को देखेंगे तो वैसा ही हुआ। लेकिन इस बीच अगर हम लोग अपने आप को, सारे देशवासी, अगर हम लोग थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का यूज करते हैं और 15 से 20 मई तक अपने को सिक्योर करते हैं, तो ये जो बीच का 15 दिन का समय है ना, इस 15 दिन के समय में सरकार जो है ऑक्सीजन प्लांट लगा देगी, जो जरूरी दवाइयां हैं उन्हें ले आ देगी, एक इकोसिस्टम 15 से 20 दिन में डेवलप कर देगी। लेकिन अगर इसी बीच में हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं ना, तो हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां नहीं है, तो फिर क्या है ना कि थोड़ा सा डेथ रेशियो बढ़ जाता है। बिल्कुल खान सर, यहाँ पर सवाल ये है कि जब भी हम बात करते हैं तो आज बंगाल स्ट्रेन आ गया, ब्रिटेन का स्ट्रेन बहुत खतरनाक है, मैक्सिको स्ट्रेन ने दिक्कत कर दी। ये तमाम चीजें क्या हैं, ये स्ट्रेन क्या है, और इंडिया में इस वक्त कौन सा स्ट्रेन है जो सबसे ज्यादा एक्टिव है? क्यों इतनी ज्यादा हमारी जो डेथ रेट है वो लगातार बढ़ रही है? सर, स्ट्रेन को आप ऐसे समझिए कि किसी परिवार में मान के चलिए 5 बेटे हैं किसी के, 5 बेटों का स्वभाव एक जैसा नहीं रहता है। तो हमारा अगर उस परिवार से झगड़ा है तो आप देखेंगे 5 बेटों का बिहेव हमसे अलग अलग रहेगा। कुछ हमेशा एग्रेसिव रहेगा, कुछ नॉर्मल बिहेव करेगा, कुछ मुंह से कुछ बोल के चला जाएगा, कुछ सोचेगा डायरेक्ट इसको मार ही डालते हैं। वैसे ही ये कोरोना एक खानदान है, एक फैमिली है बीमारी की, जिसके अलग अलग स्ट्रेन देखे जाते हैं। जो चाइना से आया था SARS-CoV-2, वो उतना खतरनाक नहीं था जितना कि ब्रिटेन वाला जो है, वो जो चाइना से आया था, वो जो 7 दिन में जितना हमारी फेफड़ों को नुकसान करता था, ये जो डबल म्यूटेंट आया है वो उसको 2 दिन में कर देता है। इसलिए आप देखे होंगे कि जो बीमार पड़ने वाले हैं वो 2 दिन में दिखते होंगे कि अभी उनको लक्षण पता चला कि अचानक ऑक्सीजन, उनका सांस कम होने लगा, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगी। जबकि पहले जो ऑक्सीजन का जरूरत था वो बीमार पड़ने से, इन्फेक्टेड होने से 12वें से 13वें दिन पड़ता था, आज वो 7वें से 8वें दिन पड़ने लग रहा है। तो हम लोगों को जरूरत है कि जब तक गवर्नमेंट इस पर पूरी तरह से प्रिपेयर ना हो जाए, हम खुद को बचा के रखना। और हमारे लिए भी एक बहुत गलत बात है, हमारे मतलब मेडिकल सिस्टम को कहिए कि अभी तक जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं की जा सकी है। आज भी आपको बस इतना बताया जा सकता है कि आप कोरोना से इन्फेक्टेड है, ये नहीं बताया जा रहा है कि आप किस स्ट्रेन से इन्फेक्टेड है। तो अब इंसान इक्वली डर रहा है।
वो कमजोर कोरोना से भी उतना ही डर रहा है जितना से मजबूत कोरोना से डर रहा है। और अगर हल्के में ले रहा है तो कमजोर वाले को भी हल्के में ले रहा है, मजबूत वाले को भी हल्के में दे रहा है। जबकि चाइना में देखेंगे, जैसे दिसंबर में ये कोरोना वायरस डिटेक्ट हुआ, उन्होंने जनवरी में ही इसका जीनोम सीक्वेंसिंग नेट पर अपलोड कर दिया। इसलिए ये कोरोना की वैक्सीन जो है पूरी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट वैक्सीन बन चुकी है। लेकिन अभी हम लोग के पास 1000 सैंपल भी नहीं है नए कोरोना स्ट्रेन के। जबकि अगर हम लोग पहले जैसे ये दिसंबर में ब्राजील का डिटेक्ट हुआ था, जनवरी में साउथ अफ्रीका वाला डिटेक्ट हुआ, फरवरी में यूके वाला हमारे इंडिया में आने लगा, तो हमको उसी समय से सतर्क होने चाहिए था कि जिस तरह से हमारे देश में जनवरी में पहला केस देखा गया 2020 में और अचानक बढ़ने लगा, तो सरकार को भी उसी तरह से कदम उठाना चाहिए था, लेकिन बहुत लेट हो गया इसमें। बिल्कुल खान सर, यहाँ पर एक और सवाल है जो बार बार उठ रहा है और उसको लेकर बहुत गफलत है। हमने देखा डॉक्टर्स भी उसको लेकर के एक मत नहीं है। वो है कब जाकर, किस स्तर पर जाकर हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन जब गिरता है वहां पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। किसी को हम देख रहे हैं 93 से नीचे गया, 90 हुआ तो ऑक्सीजन लग जाती है, कोई 70 भी घर में सर्वाइव कर गया। इससे लेकर के बड़ा विरोधाभास है लोगों में, रिसर्च में या बात जो विशेषज्ञ उनकी राय में। देखिए, लोगों को ना सबसे पहले पल्स ऑक्सीमीटर रखना चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर दीजिए। तो पल्स ऑक्सीमीटर में क्या है कि हमें अपना पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को नाप लेना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे हम अपना पल्स ऑक्सीमीटर से अगर हम ये नापते हैं तो अगर हमारा 94 से ऊपर जा रहा है तो 94 से ऊपर का मतलब हम बिल्कुल सही है। अब जैसे मेरा पल्स ऑक्सीमीटर, इसमें अगर हम नापते हैं 94 से जाता है तो सही है। अगर 94 से आप 90 के बीच में, 90 से ऊपर है तो आप माइल्ड में आते हैं। लेकिन अगर आपका 80 और 90 के बीच में है तो आपको डॉक्टर्स के कंसल्ट में हमेशा रहना चाहिए। जैसे आप देखिए, मेरा अभी 99 दिखा रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पल्स ऑक्सीजन सैचुरेशन सही है। लेकिन अगर 90 से और 80 के बीच में जा रहा है तो हमें डॉक्टर के कंसल्ट में रहना पड़ेगा और हमें बैकअप में ऑक्सीजन का व्यवस्था करके रखना पड़ेगा कि भाई अब कभी भी डाउन हो सकता है। तो जब वो 80 टच करने लगता है तो हमें ऑक्सीजन पे जाना पड़ता है और 80 से 70 के बीच में हमें एक देख रेख करने वाला चाहिए, वरना उसको ऑक्सीजन निकाल देंगे तो वो हांफने लगेगा उस चीज। बिल्कुल। साथ ही साथ खान सर, ये भी देखा गया है कि कोरोना को लेकर के या तो लोग बहुत ज्यादा डरे हैं या अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो लगातार ऐसे घूम रहे हैं जैसे वो अमर हैं। और खास बात यह है कि खुद की जिंदगी के साथ साथ दूसरों के लोगों के साथ जान जो है उससे भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? सर देखिए, इसमें हम बता रहे ना कि हम कोरोना दो टाइप का है। एक सच में है जिससे कुछ खास डरने की जरूरत नहीं है, और एक ऐसा है जिससे नहीं डरेंगे तो फिर आपको वो पहुंचा देगा कहीं और। तो हम लोग अभी ये फर्क ही नहीं कर पाए हैं कि जो व्यक्ति कोरोना से इन्फेक्टेड है, ये चाइना वाला कोरोना से है या साउथ अफ्रीका वाला, ब्राजील वाला, ब्रिटेन वाला। अब जैसे चाइना वाला आया था तो हमारी बॉडी धीरे धीरे उसके प्रति इम्यून हो चुकी थी। इवन जो हम लोगों ने वैक्सीन भी बनाई थी वो भी उसी के प्रति बनाई थी, ज्यादातर ध्यान में रख के। तो लोगों में ये लापरवाही है कि हम मतलब वो ये देख रहे हैं कि वो ठीक हो गया तो हम भी ठीक हो जाएंगे। ये गलत चीज है। किसी का इम्यून सिस्टम सही था या फिर पहले कोरोना डिटेक्ट हो गया, वो बच गया, तो इसका मतलब नहीं कि सारे लोग बच जाएंगे। और एक और भ्रांति है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि कोरोना तो एक मामूली फ्लू है। तो भाई पूरी दुनिया में लोग इतने मर रहे हैं, जो ऐसा बात बोलता है ना, उन्हें कोरोना वार्ड में एक दिन के लिए रख देना चाहिए, फिर समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। वैक्सीन को लेकर के भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग जिन्हें जानना चाहते हैं। वैक्सीन खास तौर से हमने देखा है कि कुछ जगह ये शिकायतें भी हमें मिली है कि पहली वैक्सीन की तो लगा दी कोवैक्सीन और दूसरी लगा दी कोविशील्ड, दूसरा डोज। क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं थी, खासतौर से सरकारी सिस्टम में बहुत हुआ। अब बताइए, इस तरह से अगर कोई वैक्सीनेशन हो रहा है तो वो कितना फायदा देगा और कितना नुकसान करेगा? देखिए सर, इसका अभी कोई एक्यूरेट डाटा नहीं है, लेकिन ऐसे वैज्ञानिकों का एक हिस्सा ये भी है जो इस चीज को अच्छा बताता है। जैसे वैक्सीन क्या है, जैसे मान के चलिए हमें जंगल में छोड़ दिया गया, हमारे पीछे कुछ जानवर लग गए, तो हमारे पैरों में जूते रहने चाहिए ताकि हम भाग सके। अब नंगे पैर भागने से अच्छा है ना कि एक पैर में दूसरा जूता, एक पैर में कोई दूसरा जूता, तो भी हम भाग सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं भाग सकते हैं। तो कहीं कहीं तो ये चीजें जो है ना, ये नुकसान नहीं करेगी। लेकिन हाँ, जब तक हमारे पास स्टडी नहीं हो जाता है, उसका डाटा नहीं आ जाता है कि एक कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड के लगने से ज्यादा इम्यूनिटी आती है या कम आती है, तब तक के लिए ये कहना ठीक नहीं है कि भैया ये ज्यादा कारगर है। लेकिन ये गलत उतना नहीं है जितना मतलब इसको लोग डर जा रहे हैं कि नहीं हमें एक कोविशील्ड में लग गया, एक कोवैक्सीन। दोनों का काम है बस ये क्या करना, हमारे शरीर में एंटीबॉडी को डेवलप करना। बिल्कुल। और ऑक्सीजन को लेकर के बहुत ज्यादा मारामारी है। हम देख रहे हैं कि कई जगह से तो तस्वीरें हमने दिखाई कि अच्छे भले घर के लोग ऑक्सीजन को चुराकर अस्पताल के सामने से ले जा रहे हैं, रास्ते में लूट ली गई ऑक्सीजन। तो क्या इसके लिए क्या तैयारी करें, घर में क्या इसकी कोई व्यवस्था हो सकती है?
देखिए, घर में करने के लिए लोगों को कहते हैं कि आप जो ऑक्सीजन सिलेंडर चुरा के ले जा रहे हैं, जी। ये ऑक्सीजन सिलेंडर कितना दिन काम है? 2 से 3 घंटा रोक लेगा आपको। मतलब 2 से 3 घंटा आप जो ऑक्सीजन चुरा के रख ले रहे हैं, इससे आपका मरीज ठीक हो जाएगा। उससे चुराने से बेटर है कि आप 3-4 वैकल्पिक लोगों से कांटेक्ट में रखिए जो डीलर है ऑक्सीजन के। उसको स्टोर करने से अच्छा कि इसके पास नहीं होगा तो उसके पास होगा, वो लोग का लिंक होता है, वो दिला देंगे आपको। एक ये कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल अचानक से नीचे नहीं गिर जाता, ऐसा नहीं कि अचानक 60 हो गया, तो जैसे मान के चलिए किसी का 90 है तो उसका 85 आएगा, तो उस समय वो प्रोन पोजीशन पे सो सकता है, मतलब उल्टा लेट जाए और सीने के नीचे तकिया लगा ले। तो हमारे जो फेफड़े होते हैं ना, इसके 30% ऐसे जो टिश्यू होते हैं वो हमेशा रेस्ट पोजीशन पे रहते हैं, वो इमरजेंसी के लिए बनाए रहते हैं। तो जब हम उन्हें तकिया से दबाते हैं, आप देखते होंगे किसी का एक्सीडेंट हो जाता होगा तो वगैरह इससे सलाह जाता है, तो उसमें क्या आता है कि वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जनरेट करने लगते हैं। तो हम लोग 4-5% वहां से इंक्रीज कर सकते हैं जो चुरा के कर रहे हैं। तो ये गलत बात है। और रही बात, हम सारे आपको बताते हैं, हम लोग के यहाँ गांव में क्या होता था ना, कभी कभी बारात आती थी तो खाना, शादी में खाने घट जाते थे, तो खाना बनाने कैसे, तो बुजुर्ग लोग क्या करते थे ना, कोई प्रोग्राम कर देते थे कि भाई तुम शास्त्र सुनाओ, हम भी शास्त्र सुनाते हैं, तुम कुछ श्लोक सुनाओ, हम कुछ श्लोक सुनाते हैं, लड़की वाला लड़का वाला, लोग इसी में बिजी हो जाते थे। उधर बावर्ची को कहते थे तुम तेजी से खाना बनाओ, 1 घंटा इसमें लग जाता था। तो बुजुर्ग लोग आते थे, अरे भैया मेहमान है, पहले खाना खा लीजिए। तो उन्हें एहसास भी नहीं होता था कि खाना घट गया, उनका खाना मिल भी जाता था। तो लोगों को भी हम यही कहते हैं कि 15 मई तक आप अपने आप को बर्दाश्त कर लीजिए। 15 मई तक गवर्नमेंट का जो ऑक्सीजन का जो इकोसिस्टम, जो चेन बन रहा है, किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगा ऑक्सीजन का 15 मई के बाद। लेकिन क्या है कि अभी सारे लोग भिड़ जाएंगे तो ये जो ऑक्सीजन प्लांट बन रहा है ये भी तब कम पड़ जाएगा। बिल्कुल जागरूक रहने की बहुत जरूरत है। खान सर, बच्चों को लेकर के सबसे ज्यादा अगर चिंता किसी परिवार में होती है तो बच्चों को लेकर होती है, बुजुर्ग और बच्चों को, बुजुर्गों पर बहुत असर हो रहा है, हम देख रहे हैं। बच्चों को लेकर ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा फेटल उनके लिए नहीं है, बहुत ही रेयर केसेस हैं और बच्चे बहुत खुद से रिकवर कर रहे हैं। देखिए सर, होता क्या है ना कि जिनका बॉडी अभी बन रहा होता है, जनरेट हो रहा होता है, तो उनमें एंटीबॉडी की कोई कमी नहीं होती। जैसे अगर हम लोग जमीन से उठा के कोई सामान खा लेते हैं तो हमें इन्फेक्शन या खतरा हो सकता है, बट छोटे बच्चों में क्या होता है ना कि वो नीचे ही खेलते रहते हैं, उनकी बॉडी में हमेशा सिक्रेशन होते रहता है, लाइसोजाइम वगैरह वगैरह, तो उनके अंदर नेचुरल सैनिटाइजर है, उनको कोई खतरा नहीं होगा यहाँ पर। ऐसा अभी तक स्टडी में यही देखा गया। ये खतरा है किनको, जो एडल्ट हो गए हैं उनको। और अभी भारत में ज्यादातर खतरा किसको है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो युवा पीढ़ी है। क्योंकि जितने ओल्ड वाले लोग थे, या तो ओल्ड वाले लोग बाहर निकलते नहीं है घर से, तो एक इस वजह से वो सुरक्षित है। दूसरा कि ज्यादातर ओल्ड एज वाले लोगों को अब वैक्सीन लग चुकी है, जिसकी पहली डोज। और एक चीज और कहना चाहेंगे, कुछ लोग पहली डोज लगा के ऐसे घूम रहे हैं जैसे उन्हें लग रहा है कर्ण की तरह कवच कुंडल मिल चुका है, पहली डोज से कुछ ना होने वाला है जी। जब तक दूसरी डोज ना लग जाए और 14 दिन और ना हो जाए तब तक आप सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए फर्स्ट डोज लगा के अपने को शक्तिमान ना समझे। बिल्कुल। और इसके अलावा हम ये जानना चाह रहे थे, बहुत सारा कंफ्यूजन खान सर हम जब भी देखते हैं तो ये होता है कि किस तरह से असर करता है। कोई कहता है कि 30% लंग्स जो पहले 3 दिन में खराब कर देता है, कोई बताता है कि 50% लंग्स खराब हो जाते हैं, कोई कहता है कि ये ठीक भी हो जाए तो भी लंग्स तो गए आपके, कुछ कहते हैं नहीं रिकवरी हो जाती है। तो इसको लेकर क्या जानकारी है, साइंस क्या कहती है? देखिए सर, अगर किसी बिल्डिंग को तोड़ दिया है तो कितना भी प्लास्टर करेंगे कुछ तो दिखेगा ना, तो पता चलेगा। तो हमारे फेफड़ों पर उसका कुछ इंपैक्ट लॉन्ग टाइम पड़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ऐसा घबराने की बात है। कोरोना से आप रिकवर हो गए, धीरे धीरे वो रिकवर हो जाएगा। हमारी बॉडी किसी चीज को रिकवर कर लेती है, लेकिन उसमें क्या है कि लंग्स बहुत सेंसिटिव पार्ट है, उसको रिकवर होने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। और जो ये लोग कह रहे हैं कि कभी भी ठीक नहीं होगा, तो भैया कोरोना को आए कितना दिन हुआ ही, आपकी स्टडी कितने दिनों की है? ये जो कोविड-19 है इसकी तो आपके पास मोटा मोटी 2 साल की भी स्टडी अच्छे से नहीं है आपके पास, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जिंदगी भर आपको बर्बाद करेगा? ये तो वही बात होगी ना, हवा में तीर मार दिए, किसी के पास डाटा नहीं है तो कोई समझेगा हाँ भाई खराबी हो जाएगा। दूसरी बात कि कितना हमको कितना ज्यादा डैमेज करेगा, ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला कि हम कितना जल्दी अपना ट्रीटमेंट चालू कर दिए, दूसरा कि हमारा इम्यून सिस्टम कितना अच्छा है। हम तो ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिन्हें कोरोना हुआ, उन्हें पता भी नहीं चला, आइसोलेशन में भी नहीं रहे, ऐसे घूमते रहे, 10 आदमी को कोरोना दिए और खुद ठीक हो गए, और जिनको ये दिए थे वो बेचारा डेथ कर गया। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसा है। तो इसमें हमारी आयुर्वेदिक चीजें काम कर रही है। ये देखा गया है कि जो शाकाहारी भोजन ले रहे हैं लोग, उनमें फाइबर की चीजें ज्यादा होती है, रेशा जैसे विटामिन सी हो गया, नारियल का पानी हो गया, संतरा हो गया, ये सब चीजें होंगे, इसलिए इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। ठीक है खान सर, आप कुछ समझाना चाह रहे हैं हमारे दर्शकों को बोर्ड पर बेहतर तरीके से, आसान तरीके से, जरा वो चीजें हमारे दर्शकों को बता दें ताकि वो जो डर है उनके मन से वो निकल जाए।
देखिए कई लोग को मतलब अभी के वक्त में ना फेस शील्ड भी बहुत ज्यादा, एक तरह से कहिए कि मास्क जैसे फेस शील्ड के भी लेना जरूरी। जैसे ये कोरोना है ना, तो कोरोना के बाहर जो स्पाइक प्रोटीन रहते हैं ना, ये वाले, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। जो हमारी वैक्सीन बन रही है ना, वो इसी स्पाइक प्रोटीन को लॉक कर देगी। तो वैक्सीन क्या करती है, इस स्पाइक प्रोटीन को लॉक कर देती है, ना कि कोरोना को मारती है। जबकि जो सैनिटाइजर है या जो साबुन होता है, ये स्पाइक प्रोटीन और इसके बाहरी खोल को ही नष्ट कर देता है। तो एक तरह से देखिएगा तो सैनिटाइजर ज्यादा काम करता है, लेकिन क्या है कि आप उसे डायरेक्ट पेट में नहीं ले जा सकते हैं, फेफड़ा में नहीं ले जा सकते, वरना फिर उसको भी नुकसान कर देगा। तो हमें अपने हाथों को अच्छे से धोते रहना है, मास्क लगा के रखना है, फेस शील्ड का प्रयोग ज्यादा करना है। फेस शील्ड, फेस शील्ड बहुत जरूरी है जी, बिल्कुल। हाँ, एक्चुअली क्या है कि वो ज्यादा प्रोटेक्शन दे देता है फेस शील्ड। फेस शील्ड में क्या हो गया कि जैसे यहाँ पे फेस शील्ड है, तो हम नहीं बचा सकते, तो ये और हमने ऐसे फेस शील्ड लगा दिया, तो कभी लापरवाही भी हो जाती है ना, तो हम लोग गलती से भी अपने नाक कान को नहीं छुएंगे, टच करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और इसको बार बार आप ना मतलब एक नॉर्मल मिलता है, इस पे सैनिटाइजर का स्प्रे कर दीजिएगा, तो ये फिर से सही हो जाता है। बिल्कुल। खान सर, अब आपने जब बताया कि सैनिटाइजर से कितना फायदा होता है, इसको लेकर के एक मिथक है जो लंबे समय से चला आ रहा है कि जो लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं वो काफी हद तक सेफ है, ये कहा जाता है, और बहुत जबरदस्त पीठ ठोक करके कहा जाता है कि नहीं, हम तो भाई अल्कोहल ले रहे हैं तो हम उतने ज्यादा एक्सपोजर में नहीं है इसके। देखिए, अल्कोहल लेने वाले लोगों को कहना चाहिए कि भाई कम से कम आप इतना तो पढ़े होंगे कि जो आप अल्कोहल लेते हैं वो आपके पेट में जाता है, फेफड़े में नहीं जाता है, और कोरोना वायरस फेफड़े में नुकसान कर रहा है। ये तो अजीब बात करते हैं ये लोग, को क्या समझ में आता है इनको? अल्कोहल पेट में जा रहा है जी। आप अल्कोहल को ऐसे हाथ में चुल्लू में तो लेके पीते नहीं है वहां पे। हाँ, ये बात है कि अल्कोहल की मात्रा है मुंह में जो रहेगा उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन वो पेट में जा रहा है, आपके फेफड़े में नहीं जा रहा है। कोरोना वायरस फेफड़े को इन्फेक्ट करता है। ऐसे लोग गलत है। जो कुछ लोग कह रहे हैं सिगरेट पीने वाले को नहीं हो सकता, ये अपने पीने का एक बहाना ढूंढ रहे हैं और कुछ नहीं। बिल्कुल। खान सर, यहाँ पर एक चीज और बताइए कि जो कोरोना से जो लोग ठीक हो गए हैं, क्या उनको भी दोबारा होने का चांसेस है, और है तो बिल्कुल चांसेस है जी। देखिए, उसके आराम से 2 महीने के बाद वो लोग भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, बट उन्हें घबराने की बात नहीं है। उनके बॉडी दोबारा उसे पहचान लेगा। हमारी बॉडी की एक खराबी क्या है कि हम कभी भी किसी वायरस को पहली बार में नहीं पहचान पाते और दूसरी बार उसको छोड़ते नहीं है। कोरोना क्या करता है, ये कोरोना को भी ये बात पता है कि अगर ये इंसान की बॉडी में गया और इंसान की बॉडी इसे पहचान गई तो दोबारा इसे छोड़ेगी नहीं। इसलिए कोरोना कहता है कि हम तुम्हें पहली बार में ही नहीं छोड़ेंगे। तो कोरोना पहली बार में ही हरा देता है, और अगर हमने उसे हरा दिया तो दूसरी बार भी हरा देंगे। तो इसीलिए हम लोग जो कोरोना व्यक्ति पॉजिटिव है, अगर दोबारा हो जाता है तो रिस्क की जरूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति अपने आप में एक वैक्सीन है, उन्हें बढ़ चढ़ के अपना सीरम डोनेट करना चाहिए। ये बड़ा ज्यादा लाभदायक हो जाएगा। अच्छा, प्लाज्मा डोनेशन को लेकर कहा जा रहा है सिर्फ 2 महीने तक के लिए ही जो रिसेंट मरीज है वो काम आएंगे। क्या इससे ज्यादा जो वक्त गुजर गया है वो लोग भी दे सकते हैं इन केस ऑफ अगर इमरजेंसी है तो? हाँ, देखिए दे सकते हैं, बट 2 महीने का रहता है ना तो ज्यादा इफेक्टेड रहता है। जैसे हमारी बॉडी में हर चीज का एक डेट है। जैसे हमारी बॉडी में आरबीसी है, वो 120 दिन ही जिंदा रह सकती है। डब्ल्यूबीसी जो बीमारियों से लड़ता है वो 4 दिन ही जिंदा रह सकता है। प्लेटलेट जो डेंगू होने से रोकता है वो 7 दिन ही जिंदा रह सकता है। तो उसी तरह हर चीज का एक लाइफ साइकिल है। तो 60 दिन तक में वो अच्छे से काम करता है, सीरम प्लाज्मा जो रहता है। उसके बाद उसका धीरे धीरे सेचुरेशन थोड़ा डाउन होने लगता है। इसलिए कहते हैं लोग कि उससे पहले दे दीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहता है। और जो अस्पतालों में लोग एडमिट हैं, सबसे बड़ा धर्म संकट ये होता है, और कुछ तो हमने ऐसी भी तस्वीरें दिखाई हैं खान सर जिनको देख करके बड़ा दिल रोता है कि किसी बुजुर्ग की मौत हो गई है तो उसे कांधा देने कोई नहीं आ रहा है इस डर से कि कहीं हमें कोविड ना हो जाए, और उसके लिए वो उस शव का अंतिम संस्कार कराना उस परिवार के लिए बड़ी चुनौती है। या कोई दूर है तो पड़ोसी नहीं आ रहे हैं मदद करने के लिए, उनका ये कहना है कि अब वो जाने वाला चला गया, अब हम अपने आप को खतरे में नहीं डाल सकते। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे, और ऐसी स्थिति में करें क्या आखिर? सर देखिए, हम आपसे क्या कहता चाहें, गवर्नमेंट को सबसे पहले ना, जैसे कोई कोरोना का मरीज आता है उसको एट टाइम एडमिट से पहले उसे डिसाइड कीजिए कि ये माइल्ड है या सीरियस है। और अगर सीरियस है तो उसे सीरियस वाले हॉस्पिटल में ट्रांसफर कीजिए, और जो माइल्ड है उन्हें क्या कीजिए, प्राइवेट हॉस्पिटल तो अभी बंद है या स्कूल कॉलेज भी बंद है, वहां भेजिए, वहां अपने डॉक्टरों को भेजिए। हमारे संपर्क में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो मेडिकल कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं। ये लोग ये कहते हैं कि सर हम लोग को कम से कम उनकी जिम्मेदारी में लगा देते हैं जो अभी माइल्ड है, जिन्हें जो ठीक हो सकते हैं, बस उन्हें दवा देना है, ये करना है। लेकिन अभी यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। सारे सरकारी स्कूल बंद है। आपके मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी सारे सरकारी स्कूल बंद हो गए, लेकिन क्या उसका यूटिलाइज हो पा रहा है? नहीं। लेकिन अभी देखिएगा चुनाव आयोग उसका यूटिलाइज कर लेगा, अभी चुनाव होगा तो।
बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने लेकिन कही है। लेकिन अब हमारे डॉक्टर में स्वास्थ्य विभाग उसका यूटिलाइज नहीं कर सकता है। वैक्सीन की बात करते हैं, गली गली में आपका बर्फ आइसक्रीम बेचने वाले जाते हैं, उनका जो बर्फ रखने वाला कंटेनर होता है उसका टेम्परेचर -0 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि हमारा वैक्सीन 4 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस में भी अच्छे से रख जाएगा। आप वहां से वैक्सीन पहुंचा सकते हैं, आप उनको भाड़ा दे के पहुंचा दीजिए। जो आइसक्रीम वाला है वो कभी नहीं कहेगा कि लॉकडाउन ने मेरा रोजगार छीन लिया, आपका वैक्सीन पहुंचाएगा। वो हमारे देश का एक जो बर्फ बेचने वाला भी है ना, वो इस देश की जान बचा सकता है। उसके बर्फ में आइसक्रीम हटाएगा, कोरोना का वैक्सीन रखेगा, उसको एड्रेस दीजिए कि ये है कोविड सेंटर, यहाँ पे वैक्सीन लगाना है, तुम्हें पहुंचानी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये लो तुम्हारा रोजगार गया, लेकिन अब तुम देश की सेवा करोगे। कौन बताएगा इन लोग को? बिल्कुल, और क्या बहुत बहुत अच्छी बात आपने दोनों बातें कही हैं। क्या आपको लगता है कि जितना कोरोना ने नुकसान पहुंचाया है उसका कुछ हद तक एक परसेंटेज जो है वो लापरवाही ने भी नुकसान पहुंचा दिया है देश को? सर लापरवाही ने ही तो दूसरे स्ट्रेन को जन्म दे दिया। यहाँ पर ऐसे लगने लगा सर, लापरवाही क्या कहिएगा, गवर्नमेंट से नहीं दिख रही है लापरवाही। गवर्नमेंट खुलेआम आके कहती है हम लोग की कि हमने कोरोना को हरा दिया। किसने डाटा दिया था आपको कि हराने का? जी। बट ये है ना कि हमको एक दायरा है कि हम प्रधानमंत्री से इतने लाभ तक इतने ही सवाल पूछ सकते हैं। आप बताइए, 3 अप्रैल को पूरे भारत में सर्कुलर जारी कर दिया गया कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग बंद रहेगी क्योंकि कोरोना का खतरा आने वाला है। क्या ये चीजें बाकी सरकारी चीजों पर दिखाई गई थी? रैलियों पे लागू हुई थी, भाषणों पे लागू हुई थी, किसी पे नहीं लागू हुई थी। मतलब स्वास्थ्य विभाग को अंदाजा पहले हो गया कोरोना का, और चुनाव आयोग को अभी तक नहीं हो रहा है। वो तो मद्रास हाईकोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने ऐसा कहा कि इलेक्शन कमीशन पे हत्या का मुकदमा होना चाहिए। बिल्कुल, ये वाकई में बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी एक दमोह उपचुनाव हुआ जिसमें हजारों लोगों की भीड़ रहती थी और उस दौरान तमाम हमारे राजनेता वहाँ लगे रह गए, और यहाँ कोरोना ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि अब शमशान में चिता जलाने के लिए लकड़ी नहीं है और कब्रिस्तान में जेसीबी से कब्रें खुद रही हैं। आपको कितना तकलीफ नहीं हो रहा है? रामनवमी के पावन महीने में जहां गलियां जय श्री राम के नारे से गूंजती थी, आज वही गलियां राम नाम सत्य है के नाम से गूंज रही हैं। अच्छा लग रहा है? जिस रमजान के मुकद्दस महीने में लोग ईद की खरीदारी करते थे, आज कफन खरीदने जा रहे हैं। यही है हमारा देश। जी बिल्कुल, और ये तकलीफ वाकई में लोगों की है, आम लोगों की बात आप करते हैं, इसीलिए हम न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपको जोड़ना चाहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया खान सर। अगर ज़रूरत पड़ी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोगों को और कुछ जानकारी देने की तो एक बार फिर हम आपके साथ जोड़ने की आगे भी कोशिश करेंगे। न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो ये थी खान सर की क्लास, और आपने देखा कि कैसे सीधे साधे सरल शब्दों में हमें उन्होंने बताया कि कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है, जागरूक रहना है, और ही मैन या सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं है। आप बस ये कीजिए कि खुद सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रहिए, पूरा देश सुरक्षित हो जाएगा। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं।